बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और जैसा कि आपको पता है कि हमने बाब नंबर 5 के मशक़ी सवालात शुरू किए हुए हैं और इनमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जबकि आज हम सवाल नंबर 5.3, 5.4 और 5.5 पढ़ेंगे और इनके जवाबात मैं आपको बताऊँगा और वाज़ेह तौर पर समझाऊँगा भी कि किस सवाल का क्या जवाब है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, सबसे पहले तो हम करेंगे हमारी मश्क का जो सवाल है 5.3, जिसमें उसने कहा है कि मुख्तसर जवाब दें। यहाँ पर आपके पास 5 सवालात हैं और उनके मुख्तसर से आपने जवाबात देने हैं। ये सारे अहम सवालात हैं और आपके इम्तिहान के हवाले से जो है वो आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि तरतीब वार यानी ऑर्डर्ड और बेतरतीब यानी अनऑर्डर्ड लिस्टों में फ़र्क बयान करें। तो याद रखिएगा कि तरतीब वार लिस्ट यानी फ़हरिस्त ऐसी फ़हरिस्त होती है या ऐसी लिस्ट होती है जिसमें तरतीब में हमने कुछ आइटम्स यानी टर्म्स यानी इस्तिलाहात शामिल करनी होती है। अगर उनकी तरतीब हम तब्दील कर दें तो उससे फ़र्क पड़ेगा, यानी उससे जो हमारी तरतीब है अगर वो हम तब्दील कर दें तो तरतीब ख़राब हो जाएगी। हमने उसको तरतीब में ही लिखना है। मिसाल के तौर पर हमने अगर एक स्कूल में जमातों की लिस्ट तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम जमात नंबर 1 रखेंगे, फिर जमात नंबर 2, फिर 3, 4 इस तरह से। तो हमारे पास ये जो लिस्ट है इसकी तरतीब हम तब्दील नहीं कर सकते। ऐसी लिस्ट या ऐसी फ़हरिस्त ऑर्डर्ड लिस्ट यानी तरतीब वार लिस्ट कहलाती है। और इसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो OL का होता है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये एक पेयर्ड टैग है इसलिए हम /OL लगाकर इसको क्लोज़ करते हैं। और इसके अंदर फिर हमने जो इसके आइटम्स हैं वो शामिल करनी होती हैं और उसके लिए भी जो टैग लगता है वो LI का टैग होता है और ये भी एक पेयर्ड टैग है इसलिए इसकी क्लोजिंग होती है और यहाँ पर आपने लिखनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा फर्स्ट। तो ये जब लिस्ट आपको नज़र आती है तो आपको इसके साथ नंबरिंग नज़र आ रही होती है, यानी 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये एक तरतीबवार लिस्ट है तो इसलिए इसके साथ नंबर आपको नज़र आते हैं। हिंदसे होते हैं जो बताते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है। लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड यानी बेतरतीब लिस्ट की, जो तरतीबवार नहीं होती, ये ऐसी लिस्ट या ऐसी फहरिस्त होती है जिसमें जो तरतीब है वो ज़रूरी नहीं है। अगर हम तब्दील कर दें उसकी तरतीब को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो घर में मोबाइल हैं अगर आप उनके नाम लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई तरतीब जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप पहले कोई सा भी मोबाइल और उसका मॉडल लिख सकते हैं इस फहरिस्त के अंदर, तो इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो UL का होता है यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और ये भी एक पेयर टैग है, इसमें भी इस तरह से UL लगाना है। बाकी अंदर जो यहाँ पे आपने आइटम्स शामिल करनी है उसके लिए LI का ही टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होती है तरतीबवार लिस्ट और बेतरतीब लिस्ट। सवाल नंबर 2 है फॉर्मेटिंग टैग्स का बुनियादी टेक्स्ट बताएं। इसके लिए आपको पता है कि हम फ़ॉन्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं और फ़ॉन्ट के टैग के अंदर हम साइज़ के लिए साइज़ ही लिखते हैं और कलर के लिए COLOR वाले स्पेलिंग हम यूज़ करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद नंबर 3 है हाइपरलिंक और एंकर में फ़र्क बताएं। हाइपरलिंक असल में ऐसा टेक्स्ट या कोई तस्वीर होती है जिस पर क्लिक करने से वो किसी और वेब पेज पर हमें ले जाता है, जबकि एंकर जो है वो और चीज़ है। एंकर जो है वो हमें उसी वेब पेज के किसी हिस्से पर ले जाता है, शुरू में लेकर जाने के लिए या आखिर में लेकर जाने के लिए या किसी भी और हिस्से पर लेकर जाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एंकर और हाइपरलिंक में ये फ़र्क है। एंकर में हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक में भी टेक्स्ट होता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, लेकिन हाइपरलिंक हमें किसी और वेब पेज पर ले जाता है, लेकिन एंकर उसी वेब पेज के किसी मखसूस हिस्से पर हमें लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 पे है कि एक टेबल बनाएं और इसमें मुंदरजा झैल एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करें। कॉल स्पैन और रो स्पैन, यानी आपने एक टेबल बनाना है और उसमें कॉल स्पैन भी इस्तेमाल करना है, रो स्पैन भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो मैं आपको यहाँ पर नोट पैड में करके और दिखा भी देता हूँ, आपको ये पेज भी दिखा दूँगा। तो इसी तरह से ये आप नोट कर लीजिएगा, यही आपका जवाब होगा। तो सबसे पहले मैंने HTML का टैग इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने बॉडी का टैग इस्तेमाल किया। बॉडी के टैग के अंदर आपको पता है कि हमने लिखना होता है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने टेबल का टैग इस्तेमाल किया क्योंकि हम एक टेबल बना रहे हैं, तो /टेबल लिखा। अब टेबल के टैग के अंदर हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन वाला काम करना है, लेकिन एक हमने सबसे पहले तो टेबल तैयार करना है। उसके लिए आपको पता है
कि जब भी हम टेबल तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए TR का टैग लगाते हैं, यानी उसके लिए जो हमारे पास उसकी कतार होती है, रो हम इसके अंदर अगर शामिल कर रहे हैं तो TR लिखते हैं। तो पहली जो रो है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हमने हेडिंग शामिल करनी है, यानी उसके लिए हम TH का टैग लगाते हैं। लेकिन जब हेडिंग शामिल करेंगे, पहले तो इसका मैं क्लोजिंग टैग लगाता हूँ, तो साथ ही मैंने इसको रो स्पैन करना है या कॉल स्पैन करना है। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास जो हेडिंग है इसके अंदर मैं उसको करना चाह रहा हूँ कॉल स्पैन। तो इसको कॉल स्पैन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा कॉल स्पैन, ये इसका एट्रीब्यूट है, और इसको किसके बराबर रखा, मैंने 2 के बराबर रख लिया। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यानी इसको कॉल स्पैन कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ नेम, या यहाँ पर मैं कर देता हूँ फुल नेम कर दिया। अब ये हमारे पास एक जो हेडिंग है वो बन गई। दूसरी हेडिंग में इसी तरह से यहाँ पर बनाने लगा हूँ, उसी तरह से TH का टैग लगा के, और इसके अंदर मैं पहले तो इसका क्लोजिंग टैग लगाते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ़ोन नंबर, ये मैंने यहाँ पर बना लिया। अभी फ़िलहाल मैंने कॉल स्पैन इस्तेमाल किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, अभी रो स्पैन भी इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। और यहाँ से मैंने कर दिया ऑल फाइल्स, और ये सवाल जो है हमारा चौथा सवाल है, तो मैंने इसको कर दिया क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका मैंने नाम रख दिया। और .html इसकी एक्सटेंशन हमेशा की तरह हम लगाएंगे ताकि वेब पेज बनकर सेव हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैंने खोला और ये आपके ब्राउज़र में खुल गया। और आप ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है फुल नेम और फ़ोन नंबर। ये चूँकि हेडिंग है तो इसलिए ये बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, फुल नेम और उसके बाद ये फ़ोन नंबर, ये 2 असल में यहाँ पे हेडिंग्स आ गई हैं। अच्छा, फुल नेम को मैंने कॉल स्पैन किया हुआ है, यानी इसके अंदर 2 कॉलम आपको नज़र आएंगे, वो मैं अभी इसके अंदर डाटा दूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैंने ये हेडिंग तो बना ली, अब मैंने इसका डाटा शामिल करना है। उसके लिए फिर से मैं TR का टैग लगाऊंगा, TR जैसे कि आपको पता है हमेशा किया करते हैं, और यहाँ पर ही /TR लगा दिया। और इसमें अब हमने क्या करना है, TD का डाटा TD का टैग लगाना है, क्योंकि अब हम डाटा शामिल कर रहे हैं, हेडिंग नहीं है, तो /TD लगा दिया। अब इसमें जो हमारे पास डाटा है वो चूँकि पहले हमने जो पहली हेडिंग है उसको कॉल स्पैन किया हुआ, उसके अंदर 2 शामिल हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा अदील, एक डाटा आ गया। दूसरा डाटा जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ इस तरह से लगाया मैंने, उसी तरह से TD, और यहाँ पर मैंने महबूब, यहाँ पर 2 जो है मैंने डाटा। अब तीसरा डाटा शामिल करने लगा हूँ जो कि फ़ोन नंबर के नीचे होगा, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर के लिए मैं लगा रहा हूँ फिर से TD, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये। अब ये हमने आप देख सकते हैं कि हेडिंग तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर डाटा 3 शामिल कर लिए। उसकी वजह यह है कि जो पहली हेडिंग है वो कॉल स्पैन हुई है, इसके अंदर ये 2 आ जाएंगे इसके नीचे, और फ़ोन नंबर जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से फिर से सेव करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं रीलोड करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप ये देखें अदील अलग से डाटा है, महबूब अलग से डाटा है, लेकिन ये फुल नेम के नीचे आ रहा है, जबकि ये जो फ़ोन नंबर है इसके नीचे एक ही डाटा आ रहा है। तो ये कॉल स्पैन हो गया। अब हमने रो स्पैन भी करनी है। उसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक और इसमें डाटा शामिल करेंगे, उसके लिए हमने एक रो शामिल करनी है इसके अंदर। उसके लिए ऐसे ही हमने TR का टैग लगाया और इसकी भी क्लोजिंग कर दी /TR से, और इसमें हमने TD लिखा उसी तरह से TD, लेकिन इस बार जो पहला डाटा मैं शामिल कर रहा हूँ उसको रो स्पैन कर रहा हूँ मैं, और इसको बराबर रख रहा हूँ मैं 2 के, इसको भी मैंने 2 में तकसीम कर देना है, तो /TD लगाया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नाम लिखना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे जुनैद। मैं कहता हूँ जी जुनैद के 2 फ़ोन नंबर हैं, इस वजह से मैंने इसको रो स्पैन किया हुआ, तो रो स्पैन कर दिया मैंने, ये आ गया यहाँ पर जुनैद। और जाहिर सी बात है कि ये इसकी हेडिंग के नीचे आएगा ना, इसकी हेडिंग के नीचे आएगा फुल नेम के नीचे, तो इसको तो मैंने कॉल स्पैन किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 TD आएंगे और तीसरा फ़ोन नंबर के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर उसी तरह से TD लगाया और /TD, और फिर इसके अंदर मैं नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे इसहाक, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, लेकिन अभी मैंने फ़ोन नंबर शामिल नहीं किया, तो उसके लिए मैं फ़ोन नंबर शामिल कर रहा हूँ। उसी तरह से TD, एक और मैंने रो के अंदर डाटा शामिल किया।
/TD लगा के यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर शामिल कर दिया 123 1 2 3। इसको मैंने यहाँ से किया सेव और फिर यहाँ से हम इसको कर लेते हैं रीलोड। जब रीलोड किया तो ये देखें जुनैद इसहाक 1 2 3। लेकिन अभी यहाँ पर एक और रो है जो कि मैंने रो स्पैन करके लगाई हुई है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बड़ा आसान तरीका है कि एक और रो शामिल करनी है। उसी तरह से TR का टैग लगा के /TR और फिर TD शामिल करना, लेकिन इस बार TD एक ही आपने लगाना है क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे जो रो स्पैन के आगे हमने दो जो है वो कतारें बनाई हुई हैं, 2 सेल्स में इसको तकसीम किया हुआ है। उसमें एक तो आ गया डाटा हमारे पास ये फ़ोन, लेकिन दूसरा नहीं है, तो दूसरा मैंने शामिल कर दी 786। इसको मैंने यहाँ से सेव किया और अब देखें मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपने देखा कि हमने जो रो ऐड की है, जो हमने कतार शामिल की है, जो उस कतार में डाटा शामिल किया, वो जुनैद के आगे ये वाली जो जुनैद वाली रो है ये स्पैन हो गई है 2 हिस्सों में। यानी ये सारी यहाँ से जुनैद से लेकर ये आगे ये इसहाक ये भी 2 में तकसीम हो गई है। तो हम इसको इसहाक वाली को करते हैं, यानी दूसरी वाली जो है इसको करते हैं, इससे फिर वो ठीक हो जाएगी। यानी इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि ये किस तरह का हमें दिखता है। इसको मैंने यहाँ से सेव किया और इसको मैंने रीलोड किया तो ये देखें अब ये जो डाटा है वो इसके नीचे शामिल हो गया और वो आगे चले गई है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें कि ख़ुद ब खुद ये आगे 2 जो सेल हैं उनमें तकसीम हो गया। तो ये इसका नाम है और इसके फ़ोन नंबर चूँकि 2 हैं तो ये देखें 2 फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉल स्पैन और रो स्पैन एक ही टेबल के अंदर कर सकते हैं। जो फुल नेम है, ये फुल नेम, इसके अंदर 2 हमारे पास कॉलम है, एक ये है और एक ये है, ये कॉल स्पैन हुआ और इसके अंदर ये रो स्पैन हुई है, ये वाली और ये वाली। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 में वो कह रहा है कि HTML पेज बनाने के मराहिल की वजाहत करें। तो इस बाब में हमने जो दूसरा लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने अपना पहला वेब पेज बनाना और इसका इजहार करना सीखा था, उसके अंदर मराहिल हैं हमारे पास 4। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला मरहला है कि टेक्स्ट एडिटर को चलाएं। दूसरा मरहला है कि HTML का कोई भी कोड आप लिखें। तीसरा मरहला है कि HTML पेज को HTML या .htm की एक्सटेंशन के साथ महफूज करें। और चौथा मरहला ये होता है कि अपने वेब पेज को देखने के लिए HTML फ़ाइल पर डबल क्लिक करें और वेब ब्राउज़र में फ़ाइल ख़ुद ब खुद खुल जाएगी और आपको आपका वेब पेज नज़र आ जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5.4 पर। सवाल नंबर 5.4 में लिखा हुआ है कि मुंदरजा झैल HTML कोड की आउटपुट लिखें। अब नीचे कोड लिखा हुआ है सारा और वो कहता है कि इसकी आपने आउटपुट बतानी है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी वो देखते हैं। तो ये सारा मैंने आपको करके दिखाना है प्रैक्टिकली, लेकिन चूँकि ये एक बहुत बड़ा कोड है HTML का, तो ये सारा मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। ये है सवाल नंबर 5.4। तो मैंने इस फाइल का नाम रखा हुआ है 5.4, ये देखें, और इसको मैंने पहले से महफूज किया हुआ। तो ये सारा वही कोड है जो कि आपको सवाल नंबर 5.4 में उसने पूछा हुआ है। तो मैं इसका साइज़ बढ़ाया थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आ सके आसानी से। तो ये देखें, इसको ये वही वाला है जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने इसको महफूज किया हुआ 5.4 के नाम से, यानी 5.4 के नाम से, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको खोलता हूँ तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये इसकी आउटपुट है जी। हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, एक नंबर पे है स्पोर्ट्स और दूसरे नंबर पे है सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट है वो शामिल हुई है। इसके अंदर पहले नंबर पे है क्रिकेट और ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी वजाहत है। ईच आइटम हैज़ 11 प्लेयर्स। फिर बैडमिंटन, ईच आइटम हैज़ 1 और 2 प्लेयर्स। फिर चेस, ईच आइटम हैज़ एग्जैक्टली 1 प्लेयर। उसके बाद जो ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर 2 पे है वो है सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरों के नाम। लाहौर कैपिटल ऑफ पंजाब होता है ये, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, पेशावर कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो आपने क्या किया हुआ है कि आप अगर चाहें तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप डेफिनेशन लिस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो इसने यही किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कोड में। ये देखें, ये हेड और टाइटल है, ये टाइटल तो उसमें नज़र नहीं आता। तो बॉडी के अंदर उसने क्या किया, ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार की है। उसके अंदर पहली जो आइटम उसने शामिल किया वो स्पोर्ट्स। ये पहली आइटम के अंदर उसने एक और डेफिनेशन लिस्ट बनाई है DL के नाम से, और DT उसका डाटा है यानी क्रिकेट,
और डी यानी इसकी ये डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है, उसकी वजाहत है, ईच आइटम हैज़ 11 पेयर्स। तो ये एक डेफिनेशन लिस्ट उसने शामिल की हुई है किसके अंदर, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। इसी तरह से जो दूसरे आइटम है वो है LI, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, और इसके अंदर उसने एक और डेफिनेशन लिस्ट शामिल की है, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, और इनके आगे कैपिटल ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ सिंध, इस तरह से उसने इनकी वजाहत लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी समझ आ गई होगी। आपका जो इस सवाल नंबर 5.4 का जवाब है वो ये है। आप इसको देख लें, इसको लिख लें अपने पास, ये इसका जवाब है। ये मैंने इसको जूम कर दिया, बढ़ा दिया इसका साइज़। उसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 5.5। इसके अंदर उसने 2 एल्गोरिथम बनाए हुए हैं और वो कहता है कि मुदरजा झैल आउटपुट दिखाने के लिए HTML कोड लिखें। हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं और इसके लिए हमने कोड लिखना है। तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है एल्गोरिथम्स, उसके बाद प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और उसके नीचे जो है वो एक एल्गोरिथम बना हुआ है, और एल्गोरिथम के साथ चूँकि नंबर होते हैं तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसके अंदर ही हम न्यू कर लेते हैं और इसे डोंट सेव कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा HTML, फिर यहाँ पे /HTML, और इसके अंदर हमने बॉडी बनाई, और इस बॉडी को मैंने यहाँ पे इख्तिताम किया, यानी इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब इस बॉडी के अंदर मैंने एक H1 का टैग लगाया, और यहाँ पे भी मैंने लिखा /H1, और इसके अंदर मैंने लिखा एल्गोरिथम्स, ये लिख दिया H1 के टैग के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने H2 लिखा, H2, और इसके अंदर /H2, और दूसरी जो छोटी हेडिंग है वो है प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने लिखा OL, और इसी के साथ मैंने इसकी क्लोजिंग भी कर दी। इसके अंदर अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने आइटम्स शामिल करनी है, तो मैंने यहाँ पे LI का टैग लगाया और यहाँ पर भी /LI लिख दिया। इसके अंदर मैंने लिखा स्टार्ट, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट नंबर्स, ईयर्स अमाउंट और रेट, फिर इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया Ctrl+V से, और यहाँ पे मैंने लिखा है सेट प्लेन इंटरेस्ट टू ईयर्स, आगे उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अमाउंट ज़रब रेट, और इसको तकसीम कर दिया उसने 100 से। फिर आगे है प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद स्टॉप। ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी। इस ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद यहाँ पर एक और मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, और ये हेडिंग भी H2 की ही हेडिंग है, और यहाँ पे भी H2 लिखा, और इसके अंदर जो हमारे पास अगला एल्गोरिथम है उसकी हेडिंग है एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, और इसमें फिर से मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो इसमें मैंने फिर LI लिखा, उसको स्टार्ट किया उसी तरह से, फिर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया क्योंकि मैंने कॉपी पहले से किया हुआ Ctrl+C से, और इस बार लिखा इनपुट नंबर्स मैस फोर्स, और यहाँ पर सेट ACC टू फोर्स तकसीम मैस, और उसके बाद प्रिंट ACC, और फिर स्टॉप। अब हमने इसको किया यहाँ से सेव, और इसका नाम मैंने रख दिया
algorithm.html और यहाँ से कर दी मैंने ऑल फाइल्स, इसको मैंने कर दी यहाँ से सेव। अब देखते हैं यहाँ पर एल्गोरिदम ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने चलाया तो आप देखें उसी तरह से नज़र आ रहा है जैसा उसने हमें कहा था कि इस तरह की आउटपुट आपने दिखानी है। तो देखें ऊपर सबसे पहले मैंने हेडिंग दी थी H1, तो वो बड़ी है एल्गोरिथम्स। ये मैंने हेडिंग दी थी H2 की, ये भी H2 की हेडिंग थी, तो दोनों जो हैं वो एक साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और नीचे मैंने ऑर्डर लिस्ट शामिल की थी, तो ये एल्गोरिथम और ये वाला एल्गोरिथम आपको नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन तीनों सवालों को हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।